आज के शो में इमरान खान का एक और तोशाखाना स्कैंडल, मजीद 3 घड़ियां फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। साबिक वजीर खजाना इसाक डार की वतन वापसी का रास्ता हमवार। मालियाती बिल 2022-23 तरामीम के साथ मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज जिस सूरत हाल पे हम बात करेंगे, सियासी सूरत हाल पे तो बात होगी, लेकिन तोशाखाना के हवाले से भी आज कासिम अब्बासी साहब की एक नई स्टोरी आई, इस पर भी गुफ्तगू होगी। इस नई स्टोरी के अंदर 3 मजीद घड़ियों का जिक्र इमरान खान साहब की हुआ है। हम आएंगे मईशत के ऊपर, हम आएंगे पाकिस्तान में माशी सूरत हाल के ऊपर और IMF के साथ होने वाले MEFE प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंट मौसूल हुआ है उस पर भी। लेकिन हमने देखा कि इस नई स्टोरी के अंदर बताया गया कि इमरान खान साहब ने जो 3 मजीद घड़ियां बेची, जो कासिम अब्बासी साहब के प्रोग्राम में साथ भी होंगे, वो घड़ियां अपनी जेब से नहीं खरीदी। यानी पहले तोशाखाना में जमा होने से कबल ये घड़ियां मार्केट में बिकी, उसके बाद ये घड़ियां जो है इस पर जो है वो सरकारी खजाने में जमा कराया गया। अगर इस हिस्टोरिकल्स आपके सामने रखें तो इसके मुताबिक, जिस तरह मैंने कहा कि तोशाखाना से ये घड़ियां अपनी जेब से नहीं खरीदी गई, इमरान खान ने घड़ियों को पहले ओपन मार्केट में फरोख्त किया। घड़ियों की फरोख्त से मिलने वाले पैसों में से 20% कौमी खजाने में जमा कराया गया। इन 3 घड़ियों की मालियत 15 करोड़ 40 लाख रुपए बताते हैं जो ये स्टोरी सामने आई है। इमरान खान ने तोशाखाना से 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 घड़ियां इस्लामाबाद के एक वॉच डीलर को फरोख्त की, कहा गया F7 में। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। 3 घड़ियां मशरिक़ वस्ता के खलीजी जजीरे के शाही खानदान के एक मोअज़्ज़ज़ शख्स ने दी थी। ये इन घड़ियों के अलावा हैं जो पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। इसके अलावा हमने इससे पहले भी गवर्नमेंट ने तोशाखाना के मामले को बड़ा उठाया। हमने सवाल गवर्नमेंट के सामने जरूर रखा है कि क्या ये तमाम मामला किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी एविडेंस के सूरत में नैब का केस या कुछ बन सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये महज सियासी बयानिया है जिसको हुकूमत आगे लेकर चल रही है। मरियम और अजीम साहिबा ने इससे पहले तोशाखाना के हवाले से क्या गुफ्तगू करी थी, आपको ये जरा सुनवाते हैं। कुछ हफ्ते कबल की गुफ्तगू, लेट्स हियर दिस, क्या कहा था। जितना तोशाखाना से कमाया है और जितना तोशाखाना से इनकम में इजाफा हुआ है, वो उनकी पूरी ज़िंदगी की इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। तो जो दुकान लगाई, उन्होंने तो वज़ीर आज़म की कुर्सी को कारोबार की कुर्सी बनाया हुआ था, जिसमें कारोबार करते रहे हैं वो मौसूफ़। और उसकी तफसीलात ये हैं कि जो उन्होंने अपने बिज़नेस और अपनी पूरी जो ज़िंदगी में बिज़नेस किया है, उसके अंदर 20 मिलियन की डिक्लेरेशन है। फिर वो 28 मिलियन पर हो गई जो उनके एसेट्स हैं। उसके बाद वो ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, जब वो ज़मान पाक का ऐड हुआ घर, तो वो 141 मिलियन पर पहुंच गई। उसके बाद जो तोशाखाना के अंदर पहले 2 महीने में जो इनकम इमरान खान साहब के कारोबार हुआ तोशाखाना के अंदर, वो 142 नहीं, पहले 2 महीने में 85 मिलियन, सिर्फ 2 महीने में 85 मिलियन। और उसके बाद अगर आप सारे 4 साल के तोशाखाना के जो गिफ्ट्स, 58 गिफ्ट्स जो रिटेन किए इमरान खान साहब ने, उसकी इनकम लगाएंगे तो वो 142 मिलियन बनती है। ये मजीद 3 घड़ियों का मामला क्या है? कासिम अब्बासी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। कासिम, ये बताएगा कि पहले तो ये घड़ियां क्या जमा नहीं हुई तोशाखाना में, ये मामला क्या है और ये क्या खिलाफ कानून है कि पहले आपको अगर तोहफा मिला है तो पहले उधर जमा होना चाहिए था, उसके बाद इसको रिटेन करना या नहीं करना है, फिर फैसला होता है अमाउंट जमा होनी है नहीं होनी है। ये जमा ही नहीं हुई अपेरेंटली। क्या जी देखिए, ऐसा ही है। आपको पता है कि थाना के जो रूल्स होते हैं उनमें बड़ा वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि जैसे ही किसी ऑफिशियल डेलीगेट जो है उसको कोई फॉरेन डिग्निटरी जो है वो तोहफा दे, तो सबसे पहले जो है तोशाखाना, ये आपको पता है इंडिपेंडेंट इदारा होता है, ये इंडिपेंडेंटली काम ही इसका यही होता है कि जितने भी गिफ्ट्स होते हैं जो ये ऑफिशियल्स रिसीव करते हैं उनको ये रजिस्टर करता है और उनको जो है वो कौमी खजाने में जो है वो आते हैं। तो ये जब इनको ये तोहफे मिले, इमरान खान साहब को ये 3 वॉच जब ये इनको दी गई, तो इन्होंने जो है बजाय इसके कि ये इनको रजिस्टर कराएं, इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। और उसके बाद इन्होंने जब सेल ऑफ कर दिए, ये जब इन्होंने बेच दिए ये, तब इन्होंने जो है इसका 20% जो थी वो जो है इन्होंने जो पब्लिक ट्रेजरी है उसमें जो है इन्होंने पैसे ये दिए। अब ये जो है कि इन्होंने क्या ये डिक्लेयर पहले की या नहीं की, इसका हमें जो है, मुझे इसी तरह से आइडिया हुआ था, क्योंकि सेल रिसीट्स जो हैं उसमें देखें, जाहिर सी बात है, एक दफ़ा जब आप डिपॉजिट कराएंगे उसके बाद उसकी वैल्यू
जो है उसकी असेसमेंट होगी और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि भाई अगर आपने खरीदनी है तो ये इतने की खरीदें। तो खान साहब ने जो है ये घड़ियां अपने तौर पर उन्होंने रखी और इनको बेची और इसके बाद खुद से उनका जो 20% वैल्यू था वो जो है उन्होंने पब्लिक ट्रेजरी जो है उस पर वो करा दी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसको कोई इन्होंने जो है तोशाखाना में। अच्छा, और जरा घड़ियों की तफसीलात बताइए। एक घड़ी जो है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की है, उसकी जो एसेस जो उन्होंने बेची है 51 मिलियन की तकरीबन 5 करोड़ रुपए की है, और जो उन्होंने पेमेंट दी है वो 2 करोड़ रुपए है। तो इस लिहाज से ये घड़ी के ऊपर जो एक एक करके घड़ियों का अगर हम बता सकें, डिटेल्स क्या है इन घड़ियों की? देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है, एक जो सबसे एक्सपेंसिव इसमें से घड़ी थी ऐसा ही है। ये कुल मिला के जो टोटल घड़ियों की जो वैल्यू तोशाखाना ने जो असेस की थी वो 154 मिलियन रुपीस थी इन तीनों घड़ियों पे, जिसमें मेजर जो एक्सपेंसिव घड़ी थी वो यही वाली थी जिसके साथ कफलिंग्स भी हैं, जिसके साथ डायमंड के वो जो अंगूठी भी है, पेन भी है, साथ में डायमंड की वॉच भी है। तो ये पूरा सेट जो है ये इसी तरह ही इसकी वैल्यू इसी तरह ही कोई 10 करोड़ इतने कोई जो है वो लगाई गई थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये F7 में एक लोकल डीलर है ये वॉच के, उनको बेची। अब ये क्यों उन्होंने मतलब ये 50 लाख रुपए की 5 मिलियन रुपीस की उन्होंने क्यों 50 लाख रुपीस की ये बेची, इसमें अब जाहिर सी बात है वो हुकूमत ने इंक्वायरी, आपको पता है मैंने अपनी खबर पे भी इसका हवाला दिया है कि ये हुकूमत की एक्चुअली इंक्वायरी थी जिनकी ये फाइंडिंग्स थी और उनको मैंने रिपोर्ट किया। सही, लेकिन ये जो घड़ियां बेची गई इसके डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जनवरी 2019 में रिटेन की गई घड़ियां, जबकि दिसंबर 2018 में ये रूल्स ये है ना कि आपको पता है ये इमरान खान साहब ने 2018 में दिसंबर 2018 में 18 दिसंबर 2018 में इन्होंने जो तोशाखाना के रूल्स थे उनको अमेंड किया था। और पहले आपको पता है 20% पे सेटल्ड थी कि आप 20% पे करें जिसको भी जो रेसिपिएंट है जिसको गिफ्ट मिला है, और फिर इफ ही वांट्स टू कीप इट वो 20% पे करे और ले ले। तो पहली जो 2 घड़ियां थी वो इन्होंने उस टाइम से अमेंडमेंट से पहले जो है वो रिट्रीव की थी, रिटेन की थी। तो वो तो उनकी तो इनको जाहिर सी बात है 20% ही इन्होंने वैल्यू पे करनी थी, जो इन्होंने की भी है 20% वैल्यू। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो तीसरी घड़ी है जिसकी कीमत भी मेरा ख्याल सबसे जो महंगी है, जो 10 लगभग 10.5 करोड़ रुपए की जो घड़ी है, ये इन्होंने रिटेन की है जनवरी में 2019 में। और उस वक्त जो है इन्हीं की हुकूमत ने जो है वो अमेंडमेंट भी लेके आई थी और कहा था कि पॉलिसी एक नई आई है जिसके तहत जो है अब जो तोहफे हैं वो 50% आपने पे करना है। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने ये जितना भी रिकॉर्ड भी आपके साथ शेयर्ड है उसमें आप देखेंगे खान साहब ने 20% इसका शेयर किया है डिस्पाइट 50%। तो ये अब जाहिर सी बात है प्रूव करने की जरूरत है, हुकूमत इस पे देखेगी। नहीं, अच्छा, क्योंकि ये इंक्वायरी तो हो रही है, इसमें ये हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सजा क्या बन सकती है? अगर ये क्या ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत उसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के कानून के तहत वो जुमरे में आएगा? ये क्या कानून हुकूमत इस पे लगा सकती है? क्या सजा हो सकती है? किस तरह इसको कानूनी तौर पे आगे लेके जा सकती है गवर्नमेंट? देखिए सजा का तो अभी तक मुझे इस तरह से आइडिया नहीं है कि सजा नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली एक पॉलिसी है, पॉलिसी की अगर आप अगेंस्ट जाएंगे तो वो ऑब्वियसली वॉयलेशन है एक पॉलिसी की। अब ये हुकूमत पे है, मैंने अभी लास्ट स्टोरी भी की थी तोशाखाना पे, इस पे आपको पता है मौजूदा हुकूमत जब आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो इनसे भी जो है सारी डिटेल, एक एडवोकेट है उन्होंने मांगी गई थी। उन्होंने कहा था जितने भी आपको अभी ये इन्होंने ट्रस्ट जो किए थे बाहर के, दुबई के और सऊदी अरब के, उससे मुतल्लिक उन्होंने कहा था जितने भी आपको तोहफे मिले हैं उनकी हमें डिटेल दें, और 1947 से जितने भी तोहफे जितने भी लोगों को मिले हैं उसकी डिटेल दें। तो इस मौजूदा हुकूमत ने भी जो है इस पे सीक्रेसी मेंटेन की थी, और एक्चुअली यही हमारा डायलेमा है। देखें ये तोशाखाना का मसला सिर्फ इमरान खान साहब के साथ मुतल्लिक नहीं है, इसका सिर्फ हवाला हम देते हैं खान साहब से मुतल्लिक, लेकिन आप अगर पीछे देखें तो पास जितनी भी हुकूमतें हैं वो तोशाखाना पे सीक्रेसी मेंटेन सीक्रेसी जो है उस पर वो बरकरार रखते रहे हैं। और जब भी उनको कहा है कि आप इस तरह डिस्क्लोज करें कि आपको क्या गिफ्ट मिले हैं, तो उस पर उन्होंने जो है वो कोई भी जो डिटेल्स थी वो पब्लिक नहीं की। तो मकसद यही है कि अब उस रिपोर्ट में मैंने अपनी पुरानी इसी तरह खबर में भी ये इस तरह एक ये कैबिनेट डिवीजन के एक सोर्स बड़े अहम ओहदेदार हैं, उनसे मैंने बात की कि इस तरह क्यों हो रहा है, या अब शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत आ गई है, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि एक नई पॉलिसी जो है, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जिसमें वो करते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, सब कुछ पब्लिक के सामने होता है, जो गिफ्ट आ रहा है, जो लेके जा रहा है, कोई जो जितने पैसों में लेके जा रहा है, तो वो पॉलिसी ये बनाएंगे। और उन्होंने मुझे बताया था कि महीने तक का जो है इन अ मंथ टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन उसको भी आप देखें अभी 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, अभी मौजूदा हुकूमत ने कोई भी जो है पॉलिसी नहीं बनाई।
तो ये लग यही रहा है कि ये बस आप देखें कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो होती है तोशाखाना को लेके अब ये इमरान खान साहब के साथ पीछे पड़ गए। इनको चाहिए कि कोई अच्छी सी एक पॉलिसी बनाए, एक मेंटेन करें पॉलिसी, एक ट्रांसपेरेंसी लेके आए जो कि आगे जिस पे, और ये सजा का भी और जो इस तरह वो इलेक्शन करे उसका सारा क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में ये सबके सामने लेके आए ताकि जो भी है उसके मुताबिक फिर हो चीजें। सही, एग्जैक्टली। लेकिन ये जो स्टोरी है इसके मुताबिक अगर हम इसको समअप करें तो यही है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए से मालियत यानी वर्थ जो उस वक्त ये घड़ियां थी इनको तोशाखाना में जमा ही नहीं किया गया, बजाय इसके इनको बेच दिया गया इस्लामाबाद में एक वॉच डीलर को जो F7 में है, और उस पर जो रकम 20% जमा कराई गई वो भी अपने ही रूल्स के खिलाफ थी। और मजमूई तौर पर कितना मुनाफा अगर आप कासिम इसमें हुआ है, तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख जो आपने रिपोर्ट किया है। ये बिल्कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। और इसमें आप देखें एक और चीज है ना कि उन्होंने अगर रजिस्टर कराई होती तो वो फिर अपने जो उनके पर्सनल रिसोर्सेज हैं, जो उनके अपने रिसोर्सेज हैं, उससे उनको 20% पे करते। तो इस चीज से भी ये साबित होती है कि उन्होंने पहले घड़ियां बेची, उसके बाद जो है इनको इसकी वैल्यू बेच के जो उनके पास पैसे आए फिर उन्होंने 20% की अदायगी की। अब ये दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, इस तरह से नहीं होता। मतलब पहले आप अपने खुद से पैसे आप देते हैं इफ यू वांट टू कीप इट। ये क्या है कि आपको एक तोहफा मिला है, आप उसको बेच रहे हैं और फिर जाके आप कौमी खजाने में पैसे जमा करा रहे हैं। तो यही है ओवरऑल जो इनको वो हुआ है, जो हमारे पास इस तरह रिसीट्स आई हैं वो इसी तरह ही है, यही बताती हैं वो कि अराउंड 36 मिलियन रुपीस जो हैं वो इनको जो है वो उससे प्रॉफिट हुआ है ये 3 घड़ियां बेच के खाली। ठीक है कासिम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं मजीद अहम तफसीलात पे बात होगी। आपने सुना कि तोशाखाना के इंक्वायरी के अंदर अहम तरीन तफसीलात क्या सामने आई हैं, किस तरह एक घड़ी को तोशाखाना में जमा कराने के बजाय पहले फरोख्त किया गया, फिर उसका 20% जमा कराया गया नेशनल ट्रेजरी के अंदर। घड़ी बेचने में मुनाफा जो हुआ वो तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए। ये सब कुछ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौर में हुआ। मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, क्या ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है या मामला आगे बढ़ेगा, साथ साथ माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं बेनकाब में आज अहम तरीन सवालात उठाएंगे। बहुत सी अहम खबरें हैं। पाकिस्तानी मईशत की तरफ देखें तो कुछ अच्छी खबरें भी आई। हमने देखा 21 जून से सिलसिला शुरू हुआ कुछ खबरों का। पहले IMF प्रोग्राम के हवाले से आज MP डॉक्यूमेंट शेयर हो चुका है। इससे कबल चाइना के हवाले से खबर आई, फिर कहा जा रहा है सऊदी अरब और कतर से कुछ खबर आ सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से खबर आ सकती है कुछ इन्फ्लोस की। रुपया कुछ हद तक मुस्तहकम भी होना शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ हमने देखा RDS के हवाले से खबर आई कि रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर अच्छे इन्फ्लोज आए, लेकिन साथ साथ बुरी खबरें भी आई। सुपर टैक्स की खबर आई जिसका मार्केट पे हमने देखा लास्ट वीक इम्पैक्ट बना। लेकिन इन सब खबरों पे आने से कबल इस ब्रेक से पहले सेगमेंट में आपने तोशाखाना के हवाले से हुकूमती इंक्वायरी रिपोर्ट एक देखी है विद डॉक्यूमेंट्स। कासिम अब्बासी साहब की स्टोरी थी, वो भी साथ है। अम्मार मसूद साहब सीनियर तज़निगार साथ हैं और सकरम साहब भी साथ हैं। ओवरऑल माशी सियासी सूरत बात होगी। लेकिन पहले अम्मार मसूद साहब, ये तोशाखाना का मामला इंक्वायरी है सर, ये क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की हद तक ही है? ये जो हुकूमत कह रही है, जो डॉक्यूमेंट्स अब सामने आ रहे हैं, 3 करोड़ 60 लाख रुपए स्टोरी के मुताबिक तो इमरान खान साहब ने कमाए हैं, ये खिलाफ कानून है क्या अम्मार मसूद साहब? और क्या ये हुआ है तो इस पर हुकूमत कोई कानूनी कार्रवाई भी करेगी क्या अम्मार साहब? यार बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान खान की बारे में एक दफा मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से एक प्रेस ब्रीफिंग करते हुए एक लफ्ज कहा था और हमें उस वक्त वो लफ्ज बहुत बुरा लगा कि किसी भी सियासतदान के बारे में वो लफ्ज नहीं कहना चाहिए। वो लफ्ज था बनारसी ठग, और ये अच्छी बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे कहानी हम पर उकदा खुल रहा है, हमें ये अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान के बारे में ये लफ्ज बिल्कुल ठीक था। एक तरफ वो हमें रियासत मदीना की कहानी सुनाते रहे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के किस्से सुनाते रहे, दूसरी तरफ अम्र बिल मारूफ का जिक्र करते रहे, इया का नाबदू व इया का नस्तईन का नारा लगाते रहे, और ये सब कुछ करके मजहब का लिबादा ओढ़ के मजहब की आड़ लेकर उसके पीछे जो हरकतें उन्होंने की हैं उनके अपने असासे आप देख लीजिए। और ये जो तोशाखाना की स्टोरी आई है, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 15 करोड़ रुपए का 40 लाख मालियत की सारी चीजें हैं। अगर इस मालियत की चीजें जो हैं वो भी आप इस तरह बेच सकते हैं, और वो कासिम की स्टोरी में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये कभी तोशाखाने में जमा ही नहीं कराई गई, पहले बेच दी गई, फिर 50% नहीं जमा कराया, 20%, बहुत सारी बात है। रकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कुछ लोगों की आदत होती है फ्रॉड करना, पैसे लूटना।
वो कभी कैंसर पेशेंट के नाम पर लूटते हैं, कभी ज़कात के नाम पर लूटते हैं, कभी कुर्बानी की खालों के नाम पर लूटते हैं, कभी वतन का नाम ले लेते हैं, कभी मजहब की आड़ ले लेते हैं, और वो 10-50 रुपए भी नहीं छोड़ते। ये कहानी उसी तरह की स्टोरी है। इसके अंदर जाहिर है अरबों रुपए की मामूलियत का मामला नहीं है, लेकिन अगर कोई एक शख्स हैबिचुअल क्रिमिनल हो, जिसकी आदत हो इस तरह की चीजें करना, तो ये पाकिस्तान के अवाम को मेरे ख्याल में अब बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है, हमें जो नारे लगाए गए हमारे सामने और जो असल में कैरेक्टर है, वो दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। और कासिम ने बहुत अच्छी स्टोरी की है और इस तरह की स्टोरीज आगे मजीद आएंगी। आप देख लीजिएगा जिस दिन फॉरेन फंडिंग का केस सामने आएगा तो उसमें बड़े वाज़े तौर पे सहाफी पहले ही बता चुके हैं कि शौकत खानम के नाम पर पैसे लिए गए और उसको कभी पार्टी फंडिंग। अच्छा, और हमारे साहब ये मैं शेख साहब को भी इस पे शामिल करूं, आप कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। शेख वकास साहब एक और जी होनी चाहिए, इसको जो है ना इस मामले को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, टॉप तक नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग सिर्फ नहीं होनी चाहिए। शेख साहब आप बताइएगा, आपके नज़दीक ये तोशाखाना का मामला, पहले हुकूमत ने बयानिया बनाया, अब कुछ स्टोरीज भी आने लगी। आज एक स्टोरी ये आई कि 3 करोड़ 60 लाख इमरान खान साहब ने कमाए, तोशाखाना में जमा नहीं हुए। क्या ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है या इट इज़ मोर देन दैट, और क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, हुकूमत कुछ करेगी, या सिर्फ ये एक बयानिया ही होगा सियासी और जो थोड़े दिन तक रहेगा? शेख साहब देखें, बात यह है कि एक कानून है जिसके मुताबिक तोशाखाना से चीज़ें जो है ख़रीदी जा सकती हैं। अगर तो वो सारी चीज़ें उस कानून के मुताबिक ऐन मुताबिक ख़रीदी गई हैं तो फिर इसमें कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि कानून मौजूद है। अगर किसी चीज़ का कानून मौजूद है तो जब तक उस कानून को तब्दील न किया जाए, अगर उस कानून से कोई सहूलत लेता है तो उस पर मेरे ख़्याल में आपका एतराज़ नहीं बनता। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन्होंने वो ऑब्वियसली तोशाखाना में 100% तो पेमेंट नहीं की जाती है, उसमें कुछ परसेंटेज है जो की जाती है और वो चीज़ मिल जाती है। अगर वो ले के उस पर डबल ट्रिपल प्राइस पे बेची गई है तो अगली बात ये बनती है, भाई पाकिस्तान में कौन सा कानून है वो ये कहता है कि आपने चीज़ ख़रीद ली है, अब आप पाबंद हैं आगे आप किसी को ना बेचें। तो इसको इस पैराए में इस पर हाँ एक अखलाकी वो ज़रूर बनता है कि जितना हाई मॉरल ग्राउंड बनाया गया है उसके बाद इस किस्म की हरकत क्या करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए थी, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। ये अगर कोई करना चाहता है तो वो हो सकता है, मगर अगर चीज़ें ऐन कानून के मुताबिक हुई हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई तो बनती ही कोई नहीं है, क्योंकि तोशाखाना से इमरान खान पहले वज़ीर आज़म तो नहीं है जिन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, इससे पहले भी लोग खरीदते रहे हैं। कानून तो बहुत पहले से मौजूद है। अच्छा शेख साहब, इस स्टोरी के अंदर थोड़ा सा जो हमने देखा इसमें जो नई बात है कि ये जो तोशाखाना में तोहफे हैं अपेरेंटली जमा ही नहीं हुए, ये पहले बेच दिए गए हैं, फिर उसके बाद जो इसकी 20% रकम है जो डॉक्यूमेंट्स भी बता रहे हैं वो फिर जमा हुई है खजाने के अंदर। यानी मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए की घड़ी है, उसके 2 करोड़ रुपए जमा हुए हैं बेचने के बाद 5 करोड़ की। एक नया टर्न है, अब ये बिल्कुल एक नया टर्न है इस सारी स्टोरी में। ये जो भी आजकल में सामने आया है, अगर ये इस तरह है तो ऑब्वियसली फिर ये कानून के मुताबिक नहीं है। अगर कानून के मुताबिक नहीं है तो हुकूमत को नचट टपट की तो लोड़ ही नहीं है, फिर कानूनी कार्रवाई कर ले। खान साहब इधर ही हैं, खान साहब कौन सा भाग गए? एग्जैक्टली। मसूद साहब आप रोशनी डाल सकते हैं कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है इस पे? मतलब हाँ जी, इसमें कहते ना जो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है शेख वकास साहब की कि अगर कोई चीज़ आइन के मुताबिक है तो फिर तो ठीक है, लेकिन इसमें जो गैर आइनी चीज़ें हुई हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दिलानी चाहिए। एक तो ये है कि जो तोहफा भी मिले पाकिस्तान के वजीर आजम को, उसका फर्ज बनता है कि वो तोशाखाना में जमा करें। ये 3 घड़ियां थी, ये 3 घड़ियां तोशाखाना में जमा नहीं कराई थी, ये सबसे पहली गैर आइनी बात। दूसरी बात ये है कि अगर एक चीज सरकार के रजिस्टर में लाई नहीं गई और वो लाई जानी चाहिए, आप उन्हें कैसे फरोख्त कर सकते हैं? तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी मर्जी से पहले 20% जमा कराते हैं जो कि असूल के तहत है, फिर उसके बाद आप इसको 50% कर देते हैं कि जो भी वजीर आजम कोई तोहफा लेगा तोशाखाना से वो 50% रकम अदा करेगा, उस वक्त भी आप 20% रकम अदा करते हैं। तो ये इतनी छोटी बात है, ये वजीर आजम के मनसब की बात नहीं है, लेकिन इससे हमें एक माइंडसेट का पता चलता है। और ये जो देखिए, अगर माजी में
इमरान खान की हुकूमत में इस तरह का कोई केस शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के खिलाफ आ जाता तो वो इस वक्त जेल में होते, नैब उन्हें पकड़ के डाल चुका होता भेड़ बकरियों की तरह जेल में। ये इस वक्त ये कर रहे हैं कि मामलात को बाकायदा अदालती और कानूनी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। मुझे अंदाजा भी है इसके बारे में कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये बिला वजह, जैसे माजी में ये भी हमने देखा कि एक एंकर ने टीवी टॉक शो में कुछ कागज ले रहा है, उसने कहा करप्शन के दूसरे पार्टी और अगले दिन उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह नहीं हो रहा, बाकायदा कानूनी कार्रवाई होगी और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इसके लिए अदालती कार्रवाई का हमें इंतजार। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं तो इस बात को मजीद जोड़ते हैं मईशत से भी, माशी सूरत हाल से की वापसी की राह हमवार हुई है, ये भी दोनों मौजूद मेहमानों से सवाल रखते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अब थोड़ी माशी सूरत हाल पे गुफ्तगू, और माशी सूरत हाल के हवाले से आज फाइनेंस बिल की मंजूरी तो हो गई है, लेकिन साथ साथ महंगाई पर जो इसका असर है वो अपनी जगह मौजूद है। आगे चल के क्या खुशखबरियां आ सकती हैं, इसहाक डार साहब की मुमकिन वापसी को लोग किस तरह देख रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। आज एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की थी, खजाना खाली छोड़ के गए इमरान खान साहब, इस मौके को दोबारा दोहराया था, क्या कहा था? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। आज कौम जो कांटे चुन रही है या हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, ये खान साहब के तोहफे हैं जो 4 साल की नालायकी नाअहली के नतीजे में वो कौम को देकर गए हैं। उन्होंने मुल्क की मईशत को कंगाल किया। 1 अप्रैल को वजारत ख़जाना ने कहा कि चौथी सेमाई के लिए हम तरक्याती बजट के लिए ज़ीरो रिलीज़ जारी करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो 1 अप्रैल 2022 को खान साहब ख़जाना खाली छोड़कर मज़े से चले गए। इसी तरह जब गैस सस्ती थी उस वक्त उन्होंने बिजली के मंसूबों के लिए गैस के तवीलुल मियाद मुआहदे नहीं किए। आज हमें ये बहरानी सूरत हाल का सामना है कि दुनिया में यूक्रेन की जंग की वजह से गैस, पेट्रोल, हर चीज़ आग लग चुकी है, उनकी कीमतों को। जी शेवगाज साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि अब सूरत हाल शायद माशी तौर पर बेहतरी की तरफ है, या आपको माशी बदहाली मजीद नजर आती है? और खासतौर पर इसहाक डार साहब की वापसी को तो आप सियासी और माशी तौर पर इसके दोनों असरात क्या देखते हैं? देखिए, इसहाक डार साहब के आने के ना कोई सियासी असरात हैं ना कोई मुआशी असरात हैं। हाँ, मियाँ नवाज शरीफ के आने के सियासी असरात हो सकते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत में आने के सियासी असरात थे, हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के सियासी असरात थे। ये तो इसहाक डार साहब ना कोई ऐसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी है, ये तो एक टेक्नोक्रेट टाइप नॉन इलेक्टेड आदमी थे जो सेनेट में ला के इनसे काम कराया जाता था मईशत के हवाले से, तो उस पर सियासत पे तो इनके असर शसर है कोई नहीं। अब ये कोई ऐसे विज़िट भी नहीं है, उसकी वजह यह है कि इनकी हुकूमत है, मिफ्ता एक एक चीज़ की डायरेक्शन उनसे लेता है। सिर्फ एक लंदन में दफ्तर पाकिस्तान में है जो यहाँ आने से इन्होंने कोई छड़ी हिलानी और पाकिस्तान ने ठीक हो जाना है तो छड़ी उत्थे बह के ला छड़ो लंदन ये शर्त थोड़ी रहे कि मैं पाकिस्तान जाके करांगा। मिफ्ता हर चौथे दिन लंदन पहुँचा हुआ है, टेलीफोन पर उनसे बात होती है, तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई ऐसा, हाँ ठीक है नून लीग को एक ये होगा कि एक बंदा बाहर बैठा सी तो वापस आ गया, घर वाले खुश हो जाएंगे, कोई इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो फंसी वसी हुई थी वो निकल आएंगी अदालतों से, काम शाम ठीक हो जाएगा। वो इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर असर हो सकता है, पाकिस्तान की सियासी या मुईशत पर नहीं हो सकता। जहाँ तक आपने माशी असलात की बात की है, देखें पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए पैसे, पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है डेवलपमेंट को चलाने के लिए, पाकिस्तान की डे टू डे रनिंग के लिए, और वो फाइनेंशियल इंजेक्शंस हमें इस वक्त बहुत ही सख्ती से जो है वो हमें चाहिए है। आप देख लें, कल परसों MNAs भी लड़ रहे थे, अब पंजाबी MNAs को तो उन्होंने पंजाब हुकूमत के पास काफ़ी सारा पैसा है, उनको 60 करोड़ 70 करोड़ फंड दिया है। इस वक्त ADP जो गई है, आपको मैं बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, 60 करोड़ रुपया फंड दिया है जो गलियों नालियों में लग जाएगा, जो कई सालों से लगता आ रहा है, और MNAs MPs और ठेकेदार कमीशनें खाते आ रहे हैं। एक तरफ ये अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी जारी रखना चाहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में पैसे कोई नहीं है। पैसा तो जहाँ से भी आए, थोड़ा या ज़्यादा आए, वो थोड़ी देर के लिए सुख का सांस ज़रूर देता है, मगर जिस तरीके से सॉलिड चीज़ें हमें चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही हैं।
मुआशी बदहाली अभी दूर होने में काफ़ी देर है, ये थोड़ी सी बदतर हो सकती है। 2023 में जब आपको सारे के सारे लोन्स इकट्ठे हो गए हैं जो आपको कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस करने हैं, जब आप वो वापस करने के लिए बैठेंगे तो फिर क्या होगा? उस वक़्त पाकिस्तान की हालत क्या होगी, हुकूमत किसकी होगी, कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स जो है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। इस वक्त भी सारी पार्टियां तमाम आपस में लड़ रही हैं, पाकिस्तान के मुफाद को बालाए ताक रखा हुआ है। आपको टॉक शोज़ में अजीबो गरीब किस्म के तमाशे नज़र आते हैं जिसमें हुब्बुल वतनी नज़र नहीं आती है, बस मेरी वारी ते तेरी वारी, मैनू लियाण दो ते तुहानू आण दो। मैं ये समझता हूँ कि इस पर इनको संजीदगी हर चीज़ बंद कर दें, सिर्फ मईशत को ठीक करने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स ख़त्म कर दें। ये वो जो कॉस्मेटिक्स हैं, वो प्रोग्राम जिनसे आपकी वोट बन सकते हैं, वो मेरा चलो पाकिस्तान ठीक रह जाएगा तो फिर इलेक्शन भी हो जाएगा, बारी भी आ जाएगी, वोट भी रह जाएंगे। अगर आप लोग इनमें पैसे देखें ना, जिस वक्त आप करोड़ रुपए की सब्सिडी दे के इस वक्त लोगों की खाने पीने की अशिया और तेल को सस्ता कर सकते हैं, आप पंजाब के एक MPA को 60 करोड़ का फंड दिए बैठे हैं। पंजाब में भी आप वज़ीर आला दें वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट को, ठीक है आपके हिस्से के पैसे हैं, वो जो इट्टा वटे हैं तुसी वो पैसे ज़ाया कर रहे हो, वो कोई नहीं। जहाँ एक आदमी 10 साल बगैर गली के बैठा रहा है, अगर साल 2 साल और गली के बगैर बैठ गया तो मौत नहीं आ जाती। मगर अगर बिजली ना मिली और जो मिली वो भी बहुत महंगी मिली और पेट्रोल जो है वो भी 250 से 300 के करीब पहुंच गया तो फिर मौत ज़रूर आ जाएगी। सो मैं ये समझता हूँ कि इनको अपने बारे में सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। घी का कनस्तर जो है वो 16 किलो वाला वो 9000 के करीब पहुँच गया है। तुसी जुल्म वेखो भाई कितों बंदे पूरा करनगे। ये आप 500 रुपए में तो मोटरसाइकिल वाले का 2 लीटर का पेट्रोल इस वक्त पड़ रहा है, बंदे साइकिलों पर आ जाएंगे तो फिर की हालात की बढ़ेंगे। वो वजीरों की स्क्वाड्स आपको उसी तरीके से नज़र आ रही हैं। अगले दिन मैं मौलाना साहब के पास से गुजरा, यहाँ 4 गाड़ियाँ आगे 4 गाड़ियाँ पीछे। वो भाई थोड़ी जान नूं एडा ही खतरा है तो सरकारी तेल की बजाय अपने घरों तेल पवा लो, अपनी गड्डियाँ टोड़ लो। सरकार के तेल, सरकार की गाड़ियाँ अचानक ऑपोजिशन में होते हैं तो जान को खतरा नहीं होता, एक गाड़ी में फेरे होते हैं, सरकार में आते साथ इनकी जानों को खतरे हो जाते हैं। निकले इस्लामाबाद की सड़कों पे बाहर, आपको पता लगे ये आपकी गरीब आवाम के पैसों का तेल है जो इन सरकारी गाड़ियों में जलाया जा रहा है। सही जो ये एक हाईलैक्स उससे निकाल सकते हैं 30-40 लाख की, ये 1 करोड़ रुपए की रेवेन्यू इस्तेमाल करते हैं सिर्फ प्रोटोकॉल। यही सवाल जान खतरे हो गए। इजाज़त दीजिएगा, अमार मसूद साहब की तरफ भी लेके जाने थे। अमार साहब, आपके नज़दीक सूरत हाल पे क्या असर पड़ेगा? खासतौर पे इसका जवाब दें कि आपकी इत्तलात क्या है, सागदा साहब की वापसी, मुमकिन किरदार उनका क्या होगा? मैं गवर्नेंस के लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है, मेरे ख्याल में उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होगा, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसलिए होगा कि अगर इसहाक डार साहब, आपको पता है नैब ने एक मुकदमा बनाया हुआ था और वो ऐसे ही सा मुकदमा बना लेते होते हैं और फिर इसहाक डार साहब चूंकि अदालत में पेश नहीं हुए, इसकी वजह से उनके ऊपर सारे मामला हुए हुए हैं। अगर वो आ जाते हैं, खैर खैरियत से रहते हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होती, तो ये नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता भी यहाँ से हमें खुलता नजर आएगा। फाइनेंशियल इम्पैक्ट और इकॉनमी पे जो असर पड़ेगा, देखिए मेरे ख्याल में दोनों से मेरे बहुत अच्छे मरासिम हैं। मिफ्ता ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि IMF का जो पैकेज हमें मिल रहा था उसमें 1.9 बिलियन किसी तरह उन्होंने कोशिश करके वो अब हमें जुलाई एंड तक वो उतने पैसे मिल जाएंगे और उस प्रोग्राम को रवा रखा, उस प्रोग्राम को जारी रखा। इसहाक डार साहब का स्टैचर मुख्तलिफ है। आपको शायद ये इल्म ना हो, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, ये यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होती है।